सो हे गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का जो होने वाला अर्थशास्त्र का फाइनल एग्जाम 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। सब लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल का माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन को काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले, जो कि आपका डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। सो हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हम लोग टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपको ऑब्जेक्टिव का, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है वो बताना। तो ऑप्शन दिया आपके पास व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत इकाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषा किसने दी। तो किसने दी थी कल्याण केंद्रित परिभाषा। तो कल्याण केंद्रित परिभाषा को किसने दी थी आपको बताना। तो ऑप्शन दिया आपके पास एडम स्मिथ, मार्शल रॉबिन्स, सैम्यूल्सन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्शल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 बोलता है आपका माइक्रोसॉफ्ट का अर्थ है। माइक्रोसॉफ्ट का क्या अर्थ है आपको बताना। तो माइक्रोसॉफ्ट का अर्थ होता है छोटा होता है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका उपयोगिता का संबंध होता है, उपयोगिता का संबंध किससे होता है आपको बताना। तो ऑप्शन दिएगा आपके पास लाभदायकता से या फिर नैतिकता से या फिर मनुष्य के किसी आवश्यक की पूर्ति, ठीक है, आवश्यकता की पूर्ति, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो शून्य हो जाता है आपका सीमांत उपयोगिता जब कुल उपयोगिता कितना हो, अधिकतम हो, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 बोलता है आपका उदासीनता वक्र का ढाल कैसा होता है। उदासीनता वक्र की ढाल बोल रहा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋणात्मक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है। बजट रेखा का दूसरा नाम बोल रहे थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कीमत रेखा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पे उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। उत्पादन किसका फलन को बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधनों का, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 9 बोलता है आपका परिवर्ती अनुपातों का नियम लागू होता है। तो किस पे लागू होता है आपको बताना है। अब अल्पकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका प्रश्न संख्या 10 लिखा गया यहाँ पे औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है। तो इसका जो आकार होता है यू आकार का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका स्थिर लागत है। ऑप्शन दिया गया आपके पास ए में उत्पादन पर निर्भर या फिर बी में उत्पादन से स्वतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्पादन से स्वतंत्र। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म को क्या प्राप्त होता है आपको बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामान्य लाभ या असामान्य लाभ या हानि, ठीक है। ताकि क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म की मांग वक्र कैसी होती है आपको बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्णतः लोचदार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत और औसत आगम के बीच क्या संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पी बराबर ए आर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है आपका पूर्ति की लोच की माप निम्न में से किस सूत्र से की जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन या कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया, बोलता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है आपको बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिया गया आपके पास राष्ट्रीय या सामान्य कीमत स्तर, कुल रोजगार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से लोग व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो जरूर कर देना, क्योंकि सारा का सारा अपडेट्स
एग्जाम से हो या फिर कोई भी नोटिस हो, सबसे पहले आपको वहीं पे मिलता रहता है, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलना। अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ भी आपको मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि सारा का सारा रिलेटेड पीडीएफ वहीं पे भेजा जाता है, ठीक है। इस पीडीएफ को भी वहीं पे भेज दिया जाएगा। क्योंकि मैं 17 बोलता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हो जाएंगे आपके जे एम किंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है आपका जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जे एम किंग्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपका राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया था, किसे शामिल किया था, आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आपका एनएनपी साधन लागत पर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है आपका मूल्यह्रास को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, बताया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूंजी का उपभोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है आपका दोहरी गणना की समस्या से बचने का उपाय क्या है। दोहरी गणना की समस्या से बचने का उपाय क्या है। तो केवल अंतिम वस्तु विधि, मूल्य वृद्धि विधि, या फिर ए और बी दोनों, या फिर आपके ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, इनमें से कोई सा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है आपका मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, ठीक है। तो आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है आपका भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा, आपको बताना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है आपका मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है, मुद्रास्फीति की स्थिति में बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है आपका उपभोग की प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण निवेश गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ जाता है, ठीक है। तो आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है आपका निवेश गुणक का सूत्र क्या है। निवेश गुणक का सूत्र क्या आपको बताना, तो 1/MPS, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है आपका अपूर्ण रोजगार संतुलन की अवधारणा किसने दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जे एम किंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है आपका सरकारी बजट के मुख्य घटक कौन सा। सरकारी बजट के मुख्य घटक कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है राजस्व बजट। ऑप्शन नंबर बी में आपका पूंजीगत बजट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है आपका निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर बताना है, यानी कि इनडायरेक्टली टैक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। आगे आपका आ जाता है कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका। 2 मार्क्स वाले प्रश्न को सबसे पहले देखने वाले, उसके बाद हम लोग 3-3 मार्क्स वाले प्रश्न को भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स वाले प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई 2 अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो आपने भी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबसे पहले मत भूलना कि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपका बोलता है यहाँ पे उत्तर दिया गया आपके पास व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक उपभोग या एक फर्म का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था जैसे राष्ट्रीय आय या कुल रोजगार का अध्ययन करता है। यहाँ पे दिया गया व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण कीमत सिद्धांत है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण आय और रोजगार सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका अवसर लागत क्या है। अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। उत्तर यहाँ पर दिया गया है अवसर लागत किसी वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़े गए दूसरे सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य है। उदाहरण के लिए यदि किसान गेहूं या चावल में से गेहूं चुनता है तो चावल का त्यागा गया उत्पादन ही गेहूं की अवसर लागत है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका 2 मार्क्स वाले प्रश्न में
मुद्रा के कोई दो कार्य लिखे। मुद्रा के कोई दो कार्य है, ये तो कोई भी लिख सकता है ना। विनिमय का माध्यम, सबसे पहले विनिमय का माध्यम, मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को आसान बनाती है, जिससे वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ दूर होती है। यहाँ पे दिया गया आगे यहाँ पे दिया गया है मूल्य का मापक। मुद्रा सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने और व्यक्त करने के लिए एक सामान्य इकाई प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3-3 मार्क्स वाले प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका 3-3 मार्क्स वाले में पहला प्रश्न बोलता है आपका उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और बचत की सीमांत प्रवृत्ति के संबंध को स्पष्ट करें। ठीक है, यहाँ पर उत्तर दिया गया उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन का अनुपात है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ठीक है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति MPS जिसको कि बोला जाता है। ठीक है, आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन का अनुपात है डेल्टा S बाई डेल्टा वाई। चूंकि आय का एक हिस्सा या तो उपभोग किया जाता है या बचाया जाता है, इसलिए हमेशा MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, आगे लिखा गया इसका अर्थ है कि एक में वृद्धि से दूसरे में कमी आती है। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं क्वेश्चन 2 बोलते हैं आपका बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं। बाजार संतुलन से आप क्या समझते हो, यहाँ पे उत्तर लिखा गया है बाजार संतुलन वह स्थिति है जब किसी वस्तु की बाजार मांग उसकी बाजार पूर्ति के बराबर होती है। ठीक है, इस बिंदु पर निर्धारित कीमत को संतुलित कीमत और वस्तु की मात्रा को संतुलन मात्रा कहा जाता है। संतुलन की स्थिति में न तो अति मांग होती है और न ही अतिपूर्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका सरकारी बजट के राजस्व प्राप्ति और भूमिगत प्राप्ति में मुख्य अंतर क्या है। तो उत्तर दिया गया आपके पास राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जो न तो सरकार के लिए कोई देनदारी उत्पन्न करती है और न ही परिसंपत्तियों में कमी करती है। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया आपके पास कर और गैर कर राजस्व। नेक्स्ट आपका आता है पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां जो या न तो देनदारी उत्पन्न करती है जैसे कि उधार लेना, या परिसंपत्तियों में कमी करती है जैसे कि विनिवेश। ये सरकार की देनदारी और परिसंपत्ति की स्थिति को प्रभावित करती है। ठीक है, ये था आप लोगों का इकोनॉमिक्स का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलने वाला, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।